अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। और ऐसा ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने बार बार अपने मोबाइल सेट बदल कर किया, सारे डिजिटल सबूत मिटाए। केजरीवाल तो अब तक अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे, क्योंकि उसमें भी उनके अपराध के सबूत हैं। और इन सब के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फंस गए हैं। ईडी और सीबीआई ने जितने भी सबूत जुटाए वो इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए काफी हैं। यही वजह है जब सीबीआई बीआरएस नेता के कविता को रिमांड पर लेने के लिए अदालत पहुंची तो उसने के कविता के साथ साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीबीआई ने साफ कहा कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसके पास व्हाट्सएप चैट और सह आरोपियों के बयान भी हैं। कथित शराब घोटाला मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार की गई के कविता की 5 दिन की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। उसने कहा कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली में अपने कारोबार के लिए मदद मांगी। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। व्हाट्सएप चैट और संबंधित आरोपियों के बयान। इससे पहले ईडी ने भी केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा करते हुए उन्हें शराब घोटाला का साजिशकर्ता बताया। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद हैं। केजरीवाल के अलावा सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। के कविता पर कई आरोप लगाते हुए सीबीआई ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की कि अभिषेक बोयनपल्ली ने सूचना दी कि 100 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटर्स के बयान में 11 करोड़ 90 लाख रुपए की पेमेंट की पुष्टि हुई है। बुच्ची बाबू के चैट से पता चला कि उनकी इंडोस्प्रिट में हिस्सेदारी थी। ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद आरोपी मनीष सिसोदिया के दबाव में इंडोस्प्रिट को लाइसेंस दिए गए। सीबीआई अदालत ने के कविता की 5 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में के कविता को अहम भूमिका रही है। और सीबीआई ने न केवल व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज का जिक्र किया बल्कि उस मीटिंग का भी उल्लेख किया जो होटल ताज में हुई थी। सीबीआई ने बहस के दौरान कोर्ट को जानकारी दी। बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर के कविता की पूछताछ की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल है। के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सीबीआई ने कहा कि इस मामले से जुड़े कई आरोपियों के बयान दर्ज हुए। होटल ताज में बैठक हुई। मार्च मई 2021 में जब आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी थी उस वक्त अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, बोयनपल्ली ये सब दिल्ली में होटल ताज में ठहरे हुए थे। सीबीआई ने कहा कि कविता ने हैदराबाद में बिजनेसमैन से हुई मुलाकात और इतना ही नहीं, विजय नायर के कविता के संपर्क में था। कविता ने बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। सीबीआई ने कहा कि गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया। हमने व्हाट्सएप चैट भी फाइल की है। ये धनराशि गोवा में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने नेशनल हेराल्ड और उससे संबद्ध कंपनी की संपत्ति कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। पीएमएलए के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी ने ईडी द्वारा कांग्रेस संचालित एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि ये शुद्ध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। प्राधिकरण का मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि प्राधिकरण के इस फैसले से सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस द्वारा संचालित एजेएल और वाईआई ये साबित करने के लिए पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत देने में विफल रहे कि अपराध से अर्जित कमाई नहीं हुई। ईडी ने पिछले साल नवंबर में एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अंतिम कुर्की के आदेश जारी करके संपत्तियों को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों की जांच में ईडी ने पिछले साल 20 नवंबर को अस्थायी रूप से 751 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी और इसमें आरोप लगाया था कि एजेएल की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को नियंत्रित यंग इंडियन के मालिकों को देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई। पीएमएलए के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी 180 दिनों के भीतर यह निर्धारित करता है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यवाही के दौरान प्राधिकरण ने ईडी और एजेएल वाईआई दोनों के वकीलों को विस्तार से सुना और फिर अंतिम कुर्की पुष्टि करने वाले एक आदेश को पारित किया, जिसमें प्राधिकरण ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। प्राधिकरण ने कहा
कि ईडी ने अपराध की आय और कुर्क की गई संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड पेश किए। प्राधिकरण ने पीएमएलए की धारा 24 के अनुसार अपराध की आय के स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। कहा, पीएमएलए की धारा 24 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो अपराध की आय से प्राप्त किसी भी संपत्ति पर कानूनी अधिकार उस व्यक्ति का माना जाएगा। और इसका मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष जैसे ईडी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि संपत्ति अपराध की आय से प्राप्त हुई है और ये बोझ आरोपी पर होगा। ये साबित करें कि संपत्ति अपराध की आय से नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ट्रायल को लटकाने, अटकाने और भटकाने में जुटे मनीष सिसोदिया और उनके वकील एक बार फिर नया बहाना लेकर कोर्ट जा पहुंचे कि हमें अंतरिम जमानत दे दो। इस बार बहाना न तो बीमार पत्नी की देखभाल का है, न ही किसी दूसरे काम का। सिसोदिया को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका दे दिया। अब कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से अंतरिम जमानत देती है या नहीं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इसके लिए जांच एजेंसीज को अदालत में हाजिर होना होगा। सिसोदिया के वकीलों की वही घिसी पिटी दलीलें भी सुननी होंगी। कुल मिलाकर ट्रायल रोकने का ये पूरा खेल है, जिसको लेकर अदालत में ईडी के वकील ने खुलकर कहा भी था कि अब तक शराब घोटाला के सभी आरोपियों ने 90 से ज्यादा बेकार किस्म के आवेदन कोर्ट में किए। इन सब के पीछे इनकी सोची समझी साजिश है, वो ये कि कैसे भी ट्रायल शुरू न हो सके। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया की नीयत भांपकर कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी और जवाब दाखिल करने के लिए ईडी और सीबीआई को 1 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट से मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार कर सकती हैं। दरअसल सीबीआई के साथ साथ ईडी भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब कांड में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। हालांकि मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं और अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी या फिर कांग्रेस, इन सब की सरकारों ने घोटालों के कई कीर्तिमान बनाए। शराब घोटाले में तो खुद सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के कई विधायक और अधिकारी जेल पहुंच चुके हैं। ईडी ने अब इस मामले में 365 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज और जब्त की है। इसके अलावा 3 तृणमूल कांग्रेस विधायक अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और एक की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी ने बयान जारी कर कहा कि अब तक इन घोटालों में 365 करोड़ 60 लाख रुपए की जब्ती हुई है और इसके अलावा आगे भी जांच जारी है। ईडी ने कहा कि हमने पहले ही इस मामले में 135 करोड़ रुपए की जब्ती की थी, अब 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नए सिरे से अटैच की है। एजेंसी ने बताया अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा की जमीन और फ्लैट शामिल हैं। आरोप है कि इस मामले में प्रसन्न कुमार रॉय मुख्य बिचौलिए के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं और उन्होंने ही टीचर भर्ती में शामिल होने वाले कैंडिडेट से रकम जुटाई थी और उनकी डिटेल हासिल की। इस दौरान शांति प्रसाद सिन्हा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के सलाहकार थे। ऐसे में उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और उन्हें भी अरेस्ट किया। इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जिसे मई 2022 में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। इसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो फिर ईडी भी जांच में जुट गई। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 3 टीएमसी विधायकों को अरेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल ये लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इनके अलावा रॉय और सिन्हा भी हिरासत में हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से भी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों पूछताछ कर चुके हैं। अभिषेक को तलब करना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ समन जारी किए जाने से राजनीतिक उबाल भी पैदा हुआ था। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और मां लता बनर्जी को भी ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दोनों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था।
अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता के तौर पर देखा जाता है। अभिषेक के अलावा उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी भी एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं। इस साल मार्च में ईडी ने बंगाल के टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रनाथ सिन्हा से भी पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के पार्टी से पद से इस्तीफा देने के बाद तो ये संकट और गहरा होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बड़ी टूट की तरफ बढ़ती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के कई और विधायक पार्षद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद अपने अपने घर बैठ गए और केजरीवाल के समर्थन होने वाले प्रदर्शनों से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी की किसी गतिविधि में सबकी कोई भागीदारी नहीं दिख रही। 10 में से 3 सांसद ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के आप के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू तो पहले से ही पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह से इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विषय पर चर्चा करेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की गिरफ्तारी के एक ही मामले में हुई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते जा रहे हैं। उनके अलावा संदीप पाठक और एनडी गुप्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान सक्रिय रूप से दिख रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए मुखर रहने वाले पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए हुए हैं। उनका मार्च के अंत में लौटने का कार्यक्रम था। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने के लिए वापस लौट चुकी हैं, लेकिन राघव चड्ढा अभी लंदन में हैं। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर लगातार बोल रहे हैं। संजय सिंह के बाहर निकलने पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया था। माना जा रहा है कि उनकी वापसी में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सर्जरी के बाद उन्हें धूप से परहेज करने के लिए कहा गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जैसे ही उन्हें डॉक्टर्स की मंजूरी मिल जाएगी वे वापस आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंजूरी कब मिलेगी? अगर कुछ हफ्ते निकल गए तो जब वे लौट कर आएंगे तब तक आम आदमी पार्टी का सारा खेल बिगड़ चुका होगा। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल इन दिनों अमेरिका में है और उन्होंने पार्टी से कहा है कि उन्हें वहां रहने की जरूरत है क्योंकि उनकी बहन बीमारी से उबर रही हैं। मालीवाल सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के लिए लगातार पोस्ट कर रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता केजरीवाल के समर्थन में सामने नहीं आ रहे। हालांकि मालीवाल ने इस खबर का खंडन किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर हाल ही में कई पोस्ट किए, लेकिन लगभग आईपीएल के बारे में है। 24 मार्च को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान को उनकी बेटी के जन्मदिन पर बधाई दी और उनसे पूछा कि क्या वे आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका इरादा इस किस्म के प्रदर्शनों में भाग लेने का नहीं। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और सांसद मित्तल भी पार्टी गतिविधियों से काफी हद तक अनुपस्थित रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। पार्टी मुख्यालय हमें बताएगा कि क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा हाल ही में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में आमंत्रित नहीं किया गया था। पंजाब से एक और सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात स्वीकार की। अरोड़ा ने कहा कि इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो लुधियाना में पार्टी द्वारा दिए गए कामों में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मुझे दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया। मैं एनडी गुप्ता के लगातार संपर्क में हूं जो राज्यसभा में हमारे नेता हैं। अगर मुझे विरोध प्रदर्शन के लिए कहा जाता है तो मैं वहां रहूंगा। पंजाब से राज्यसभा सांसद बलवीर सिंह सीचेवाल ने भी अधिकांश पार्टी विरोध प्रदर्शनों में नहीं देखा गया। जब उनसे अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। कोई योजना है तो हम उसे साझा करेंगे। साहनी भी दूसरे सांसदों की तरह आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से काफी दूर हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ लेखक खुशवंत सिंह की स्मृति में एक सभा में अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया। मतलब कि आम आदमी पार्टी के इन सांसदों के पास कहने अपने अपने बहाने हैं और अपना तर्क है, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों ने पार्टी से अपनी दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि ये मामला दिल्ली शराब घोटाला का नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें उसने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि ईडी के वकील ने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। जज ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन एंड गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ताज़ा आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें नियमों के अनुसार जांचा और पंजीकृत किया जाए। ईडी के लिए एसपीपी ने समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। अनुरोध के अनुसार 18 अप्रैल 2024 को विचार के लिए रखा जाएगा। इसके एक दिन पहले दिल्ली की अदालत ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने के निर्देश दिए। एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध भर्ती से संबंधित धन शोधन मामले में काहन कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और कहा कि ईडी की याचिका के मद्देनजर खान को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच में शामिल नहीं होकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी की भूमिका में आ गए हैं। ईडी की ओर से पेश एक विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आवेदन में कहा कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच समाप्त नहीं कर सकी क्योंकि वो इसके सामने पेश नहीं हो रहे। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक खान को इस मामले में ईडी द्वारा हाल ही में आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान को कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापा मारने के बाद दावा किया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से अपराध की आय के रूप में नकदी अर्जित की थी और उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तिहाड़ में बंद हैं और संजय को इस मामले में जमानत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में भगदड़ का माहौल तो बन ही गया है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में बड़ा संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है। संकट इसलिए कि अब उन विभागों का क्या होगा जो राजकुमार आनंद के जिम्मे थे। उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? या फिर राजकुमार आनंद की जगह कोई नया मंत्री बनाया जाएगा या फिर उन विभागों का जिम्मेदार दूसरे मंत्रियों को बनाया जाएगा। लेकिन ये दोनों ही काम बिना केजरीवाल के हो नहीं सकते, क्योंकि विभाग किसी मंत्री को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सीएम को एलजी से मंजूरी लेनी होगी और नया मंत्री नियुक्त किया जाना है तो उसके लिए भी सीएम केजरीवाल को ही एलजी को पत्र लिखना होगा। राजकुमार आनंद के पास समाज कल्याण, लेबर, रोजगार, अनुसूचित जाति जनजाति, कोऑपरेटिव और गुरुद्वारा चुनाव जैसे कुल 7 विभाग थे। केजरीवाल जेल में है, मतलब जब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलते तब तक विभाग ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे या फिर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, नया मुख्यमंत्री चुना जाए तो फिर से कैबिनेट का गठन हो सके। ऐसी सूरत दिखती नहीं। केजरीवाल इस्तीफा देंगे। अपनी पत्नी को सीएम बनवा पाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा और वे किसी दूसरे को सीएम बनने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से सरकार तो हाथ से जाएगी ही, केजरीवाल को शीश महल से भी हाथ धोना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ये संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने नहीं पैदा किया। अरविंद केजरीवाल के कोई अपराध साबित हुए नहीं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्जशीट भी नहीं है। अगर बीजेपी हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है सरकार गिराने का। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं तो कल कोई और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएगा। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए विधायकों को खरीद कर सरकारें गिराई गई, ये तो अब और भी आसान तरीका हो गया है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा कर गिरवा दो। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जो भी कानूनी मदद होगी उसका सहारा लेंगे। आतिशी ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर कहा कि कुछ दिन पहले जब मैंने कहा कि बीजेपी ने मुझसे संपर्क किया था तब आप ही लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, इसका क्या सबूत है? अब आप बताइए। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अप्रोच कर रही थी, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार आनंद के अचानक आए उनके इस्तीफे पर संजय सिंह ने कहा कि अब ये साबित हो गया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हम पहले दिन से ही ये कह रहे हैं, ईडी की कार्रवाई के पीछे का मकसद भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं, बल्कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार गिराना है। संजय सिंह ने कहा कि हमसे एक सवाल बार बार पूछा जाता था, आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ईडी की छापेमारी से पार्टी और विधायक टूट सकते हैं? वो आज साबित हो गया। हम पहले कई बार कह चुके थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे की मंशा आम आदमी पार्टी को तोड़कर खत्म करना है। भाजपा का बस यही काम है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर विधायकों, मंत्रियों को तोड़ो और फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।